हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का पांचवा पार्ट देख रहे हैं, जिसमें आर्टिकल इनिशियली 395 थे प्रारंभ में, प्रेजेंट में 475 तक हो गए। पार्ट की बात करें 22 थे प्रारंभ में, अभी फिलहाल 25 पार्ट है टोटल। शेड्यूल 8 थे, अभी 12 है प्रेजेंट टाइम। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस, पार्ट 5 की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंपनी रूल के बारे में बात किया था, रेगुलेटिंग एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, अमेंडिंग एक्ट, चार्टर अधिनियम 1793, 1813, 1833, 1853, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद क्राउन रूल में हम लोगों ने इंडियन काउंसिल एक्ट को देख लिया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तक हो गया था। अभी इस वीडियो में हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, उसको देखेंगे, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ओके, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको डिस्कस करना है। इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू ये एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पारित होता है, कुछ रिफॉर्म्स के साथ। जो इंडिया का लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, विधान मंडल कह सकते हैं या विधान परिषद कह सकते हैं, उसमें ये नियम पारित होता है, और उसमें इंडियन का इन्वॉल्वमेंट होता है गवर्नेंस के लिए। जैसे कोई भी नियम कानून बनेगा तो उसमें इंडियन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। It was more commonly called Morley Minto reforms after the Secretary of State of India। तो उस समय जो सेक्रेटरी थे इंडियन स्टेट के, जॉन मॉर्ले थे, और वायसराय जो थे वो लॉर्ड मिंटो थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पे ये एक्ट बनाया गया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। फीचर्स क्या है इसके? तो गवर्नर जनरल, जैसे कि लॉर्ड मिंटो ने अपॉइंट किया, परसुएशन बाय द मॉर्ले, मतलब मॉर्ले जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडियन थे, उनके आग्रह पे, विनम्र आग्रह पे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को अपॉइंट किया इन्होंने, द फर्स्ट इंडियन टू बी मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसका लॉ मेंबर के रूप में एसपी सिन्हा को अपॉइंट किया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो के द्वारा। और किसके आग्रह पे? तो जॉन मॉर्ले के आग्रह पे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे। तो उस समय के जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एसपी सिन्हा, जो कि मॉर्ले और मिंटो के द्वारा ही अपॉइंट किया गया था। मॉर्ले के आग्रह पे था, मिंटो ने इनको अपॉइंट किया था। फर्स्ट टाइम राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वर गिवन टू द एक्सेप्टेड फॉर मुस्लिम्स। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, या फिर एक्सेप्ट किया गया मुस्लिम के द्वारा, है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अलग से उनका इलेक्शन होगा, उनके कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, और उसके लिए अलग से इलेक्टोरेट बनाया जाएगा। अलग से इलेक्शन करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या मतलब, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन होगा जो उसके इलेक्शन को कंडक्ट करेगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी होगा उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट। तो अभी आज का जो हम
इंडिया का जो इलेक्शन देखते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे सीईसी कराता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है, स्टेट लेवल पे एससीसी कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये जो बेस था ये तभी बन गया था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में ही बन गया था। तो किसने ये कंसेप्ट दिया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट? तो इसके जो फादर हो जाएंगे लॉर्ड मिंटो हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन वर गिवन मेंबरशिप टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आज का जो पार्लियामेंट है कुछ कुछ वैसा ही, जहां पे नियम कानून बनेगा। विधान मंडल कह सकते हैं इसको, हिंदी में थोड़ा सा आप देख लेना। आई थिंक इट शुड बी विधान मंडल या विधान परिषद, केंद्रीय विधान मंडल या फिर केंद्रीय विधान मंडल या केंद्रीय विधान परिषद, ऐसा हो सकता है। उसी को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते थे फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इंडियन काउंसिल एक्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 है के कुछ फीचर्स। फिर उसके बाद 10 साल के बाद एक और एक्ट आता है जिसका नाम है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसी को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। So the Government of India Act 1990 was an act of British Parliament that sought to increase the participation of Indian in the administration of their country। तो जैसा कि 1909 के एक्ट में ये पार्टिसिपेशन इंडियन का हुआ था, तो उसी को और इम्प्रूव किया गया इस एक्ट में। The act was based on the recommendation of report by Edwin Montagu, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो उस समय के जो सेक्रेटरी थे इंडियन, जो ब्रिटिश इंडिया था उसके जो सेक्रेटरी थे वो एडविन मॉन्टेस्क्यू थे। तो इनके रिकमेंडेशन से एक रिपोर्ट बनी एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड इंडियाज वायसराय बिटवीन 1960 टू 19। तो 1916 से 21 तक जो इंडिया के वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे। तो इनके रिकमेंडेशन से एक्ट बना जिसको हम लोग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के रिकमेंडेशन और सलाह से ये नियम बना था। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सेट फोर्थ बाय दिस एक्ट आर नोन एज मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ और वायसराय और सेक्रेटरी के नाम पे ये एक्ट बना, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। क्या फीचर्स हैं इसके? तो जैसा कि प्रियम्बल हम आज के कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, उद्देशिका, भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है प्रियम्बल बोलते हैं उसको, ये ऐड हुआ था फर्स्ट टाइम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 का था उसमें प्रियम्बल को ऐड कर लिया गया, भारत का जो प्रस्तावना है उसको। द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जहां पे नियम कानून बनता था उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक्ट आता था और यहाँ पे नियम कानून इम्प्लीमेंट होता था। तो जिस हाउस जो कि आज का विधानसभा, जो कभी पार्लियामेंट जैसी कोई एक बॉडी थी, वहां पे नियम कानून बनाया जाता था। तो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो रिप्लेस बाय बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो द्विसदनीय प्रणाली इंप्लीमेंट हो गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस करके द्विसदनीय प्रणाली को डेवलप किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि आज के पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है कुछ कुछ वैसा ही। तो ये जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही धीरे धीरे इम्प्लीमेंट और स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया था। तो हम लोग इस वीडियो में यही देख रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और
क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, वो सारी चीज़ें एक ही बार में नहीं हुई हैं, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। जैसा कि 1773 से ही हम लोग देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद 1784 पीट्स इंडिया एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1858। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हम लोग अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा, फिर उसके बाद 1947 आएगा, और फाइनली धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी, फिर वही आगे चल के पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो पार्लियामेंट हम देख रहे हैं आज का, वो 1919 के एक्ट से ही उसका स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया था, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज में ये सारी चीज़ें पहले से थी। अभी हम लोग ब्रिटिश के अधीन थे, तो ये सारे स्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स खुद बना रहे थे, नियम कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए, शासन को चलाने के लिए। तो ये सारे नियम कानून उसमें इम्प्लीमेंट हो रहे थे, बन रहे थे। तो लोकसभा राज्यसभा जैसा स्ट्रक्चर शुरू हो गया, जिसको बाइकैमरलिज्म बोलते हैं, द्विसदनीय प्रणाली। एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है ना। तो अपर हाउस जो था उस समय का, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, और जो लोअर हाउस था वो लेजिस्लेटिव असेंबली था। जैसे आज भी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली है इस राज्यों में, जैसे कुछ राज्यों में विधानसभा विधान परिषद भी है। तो ये सारे स्ट्रक्चर, अपर हाउस और लोअर हाउस का कंसेप्ट यहीं से आता है। एंड द अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट वाज मेन काउंसिल ऑफ स्टेट। तो जो अपर हाउस था यही मेन काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करता था। लोअर हाउस की थोड़ी कम वैल्यू थी, और ये पूरे कंट्रोल एक तरीके से सेंट्रल लेवल का समझ लीजिए, कुछ वैसा ही, और रीजनल लेवल पे लोअर हाउस हो सकता है। फिर उसके बाद प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन वर गिवन टू द एक्सेप्टेड फॉर मुस्लिम्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन को एक्सेप्ट कर ले गया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। इसके पहले वाले एक्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था। अब ये डायरेक्ट इलेक्शन के लिए एक्सेप्टेंस मिल जाता है इस एक्ट में। फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, आज हम लोग देख ही रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी है, और फिर एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। स्टेट लेवल पे बहुत सारे हैं, बिहार की बात करें तो बीपीएससी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी। तो इस तरीके के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, एंड डुअल गवर्नेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस। तो बहुत सारे प्रांतों में पब्लिक सर्विस कमीशन और डुअल गवर्नेंस की शुरुआत हो चली थी इस एक्ट में। So the provincial subject were divided into two parts, transfer and reserve. तो प्रोविंशियल के जो मामले थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक ट्रांसफर और दूसरा रिजर्व। ट्रांसफर जैसे कि एग्रीकल्चर, सुपरविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन। तो हेल्थ पे बात करना, एजुकेशन को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे काम करना है, क्या नियम कानून रहेगा इंस्टीट्यूशन के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ तो उस समय बहुत कम रही होंगी, लेकिन फिर भी ये सारे नियम कानून बनना शुरू हो गए थे 1919 में। एग्रीकल्चर, ट्रांसफर, रिजर्व में जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। तो प्रोविंशियल मामलों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ट्रांसफर, एक रिजर्व। तो रिजर्व में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। इंडियन वर गिवन मेंबरशिप टू द सेंट्रल लेवल लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉल्ड इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर फर्स्ट टाइम। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, और इंडियन को मेंबरशिप दे दिया गया इसके लिए। न्यू चार्टर एक्ट का मतलब दास्ता का नया बंधन, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एम क्या था? टू मेक फर्दर प्रोविजन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1919 को भारत अधिनियम एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट,
उसमें कुछ फर्दर प्रोविज़न, कुछ नई चीज़ें ऐड हुई, जो कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग्स टू द कंट्री, जो स्टेट है उसके बेनिफिट में नहीं था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ एम था इसका। टेरिटोरियल एक्सटेंट, टेरिटोरियल का मतलब जैसे कोई क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, टेरिटरीज अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, है ना। तो बहुत सारी टेरिटरी जो पहले कम थी, अब उसको और बढ़ा दिया गया, उसको ब्रिटिश के अधीन कर लिया गया। तो एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरी भी इसका एम था कि और बढ़ाएंगे सारे, कुछ और बढ़ा के टेरिटरी पे उस पे नियम कानून बना देंगे। इनेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, कहाँ पे इनेक्ट हुआ था ये सारा नियम कानून कहाँ बनता था? ये सब कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनता था, फिर वहां से बनने के बाद यहाँ आके लागू होता था। तो ब्रिटिश का जो हेड होता था वहां से उस पार्लियामेंट के थ्रू ये एनेक्ट होता था, मतलब ड्राफ्ट उसका बनता था, कॉपी बनती थी, फिर वो कॉपी यहाँ आके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था। फिर उसके बाद रॉयल एसेंट की बात करते हैं। 24 जुलाई 1935 एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका बाय मोनार्क फॉर्मली अप्रूव एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन। तो रॉयल एसेंट का मतलब बेसिकली क्या है कि रॉयल मतलब जो किंग है ब्रिटिश का, उसकी सहमति होगी तब ये एक्ट बनेगा। 24 जुलाई 1935 की बात है। अ मेथड बाय अ मोनार्क फॉर्मली अप्रूव एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब नियम कानून को लगाना है आप, फिर उसके बाद उसका साइन वाइन होगा तो ये एक्ट बन जाएगा, फिर आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कमेंस्ड मतलब केम इनटू इफेक्ट, इनिशिएट शुरू हो जाना। ये सब बनने में टाइम तो लगता ही है, फिर उसके बाद आने में भी टाइम। तो 1 अप्रैल 1937 में अब ये कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो जाता है, इफेक्ट में आ जाता है, मतलब इनिशिएट शुरू हो जाता है। कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। स्टेटस रिपील्ड ऑन 26 जनवरी 1950 इन इंडिया। अब ये एक्ट तो बन गया, लेकिन ये हमेशा के लिए थोड़ी ना था, ये ब्रिटिश अपने फायदे के लिए बनाए थे, बहुत सारे प्रोविजंस अपने अकॉर्डिंग लिए थे, उसको हटाने भी था। तो रिपील्ड कब होता है? 26 जनवरी 1950 को ये एक्ट हट जाता है कम्प्लीटली, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन ही चुका होता है और भारतीय संविधान हमें पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना। नवंबर में बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो ये एबोलिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, हटा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की क्या फीचर्स हैं, जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रॉयल एसेंट मतलब प्रांतों की ऑटोनॉमी, है ना, स्वायत्तता, एक तरीके से सॉवरेंटी। डायरार्की, जैसा कि मैंने डिस्कस किया ही था कि डायरार्की जो था वो इंट्रोड्यूस हो गया था MCR मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से ही, लेकिन फिर इसमें कुछ सुधार भी हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 1935 में। और हमें पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 19, ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, मतलब पूरा जीरोक्स कह सकते हैं कि भैया 1935 का जो एक्ट है इसी से बहुत सारे प्रोविजंस, कह सकते हैं 60 to 75% तक प्रोविजंस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठा के पूरे संविधान में लिखा गया है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, है ना, पहले यूनिकैमरल था तो अब बाई कैमरल हो गया। कब हुआ? अप्रैल 1 से 1937 से हो गया बाई कैमरल लेजिस्लेशन, जैसे कि लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, ये सब इंट्रोड्यूस होने लगा था। फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश हो गया 1937 में ही, एक तरह की जुडिशियल बॉडी थी जो न्यायपालिका होता है ना, न्यायपालिका जुडिशियल बॉडी। तो किसी मामले को में कोई विवाद आ गया, उसको सही करने के लिए जुडिशियल बॉडी तभी बना दी गई थी, तो 1937 में बनाई गई थी। इट फंक्शनड अंटिल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। सुप्रीम कोर्ट हमें पता है कि 1773 से ही, लेकिन वो ब्रिटिश काल का था, वो इंडिया का थोड़ी था, वो ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट।
लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया का बनता है तो वो इस्टेब्लिश होता है 1950 में। और इसका जो बेस था, आप देखिए इसका भी बेस वही है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से तो आ रही हैं। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट है ना, फ्रेंचाइज जो वोट देने का अधिकार हो गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इस एक्ट में। एक्सपेंडेड द वोटिंग राइट फॉर इंडियन पॉपुलेशन, तो पहले इंडियन को अधिकार नहीं था, इस एक्ट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं कि एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स वोटिंग देने का अधिकार, है ना। एज आई थिंक 21 होना चाहिए उस समय तक का, 21 होना चाहिए। फिर उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जैसे सिंध और बॉम्बे हो गया, बिहार, उड़ीसा, बर्मा, इंडिया, तो ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का जो प्रोविजन है वो भी यहीं से। फिर उसके बाद क्या है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है। क्या फीचर्स हैं इस एक्ट के? सो द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है। दिस एक्ट वाज एक्सेप्टेड ऑन 18 जुलाई 1947। कब से एक्सेप्ट होता है? तो इस तारीख को होता है 18 जुलाई 47। पाकिस्तान इंडिया दो स्टेट्स या दो राष्ट्र बनते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त को ही बन जाता है, इंडिया 15 अगस्त। तो आज़ादी सबसे पहले पाकिस्तान को मिली थी, ठीक है। इंडिया डिक्लेयर्ड एज अ फ्री एंड सॉवरेन स्टेट, हमारा जो भारत है, प्यारा भारत, उसको स्वतंत्र और संप्रभुत्व देश घोषित कर दिया जाता है। किस एक्ट में? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। श्री राजगोपालाचारी अपॉइंटेड एज फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो उस समय गवर्नर जनरल वायसराय का चलन चल रहा था कि भाई वायसराय गवर्नर। तो ये जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले और लास्ट, फिर उनके बाद कोई गवर्नर वर्नर नहीं बना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे पोस्ट भले ही बन गया, लेकिन ये सारे पोस्ट हटा दिए गए। ये सारी चीज़ें हटाई जाएंगी बाद में, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो इसमें सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी। तो फिर उसके बाद नया नया बना ही था, तो उसके बाद फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। वायसराय नॉमिनेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वायसराय को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे राष्ट्र का हेड प्रेसिडेंट होता है आज समय, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वायसराय को नियुक्त किया गया। जेबी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। उस समय कांग्रेस एक ही पार्टी हुआ करती थी, तो जेबी कृपलानी को प्रेसिडेंट बना दिया गया। क्लेमेंट एटली वाज द पीएम ऑफ ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, तो इंडिया को जब आज़ादी मिलती है तो क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के पीएम होते हैं। लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर लॉर्ड माउंटबेटन। सबसे आखिरी वायसराय की बात करें, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। डोमिनियन ऑफ इंडिया, मतलब अभी आज़ादी मिली नहीं है, लेकिन उसके पहले भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया गया होता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल डोमिनियन ऑफ इंडिया पूछेगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। 1947 से 48 तक रहते हैं। जब इंडिया को आज़ादी मिलती है तभी भी वो गवर्नर जनरल के पद पे कुछ समय तक कार्य करते हैं, ठीक है। डोमिनियन का मतलब होता है पूर्ण स्वराज्य, ठीक है, सेल्फ रूल। डोमिनियन मतलब संप्रभुत्व इंडिया को मिल जाता है। तो उस समय भी गवर्नर जनरल, अभी लॉर्ड माउंटेन जब पार्टीशन होता है इंडिया पाकिस्तान का, फिर बांग्लादेश का, तब उनमें इनका रोल होता है। रेड क्लिफ भी बाद में आता है वो, भारत का विभाजन करने के लिए। तो उस समय जो गवर्नर जनरल होते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन ही होते हैं। 1947 से 48 का समय। तो क्वेश्चन है, लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही है, फिर इनको गवर्नर जनरल बनाया जाता है डोमिनियन इंडिया का, तो तब भी लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया बोलेगा तो उस समय क्या हो जाएगा? श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा। लास्ट गवर्नर भी हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के हैं,
क्योंकि इनके बाद कोई अब गवर्नर जनरल नहीं बनता है, यही लास्ट है, यही बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वीडियोस हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। So this is all about in this video. Thank you for watching. Happy. Thank you so much. Thank you.